राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एसडीएम बेटा। सुबह के ठीक 9:30 बजे थे। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक पुरानी चाय की दुकान के सामने अचानक एक एसडीएम अमित शेखावत की सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का सायरन सुनते ही चाय वाले रामलाल के हाथ से गिलास गिरते गिरते बचे। गाड़ी से सफेद कुर्ता पजामा पहने अमित उतरे। आंखों में एक पुरानी तलाश, चेहरे पर जिम्मेदार अफसर की गंभीरता। चाय वाले के पास जाकर रुक गए और चाय वाले से बोले, आपका नाम क्या है? तब चाय वाला बोला, साहब मेरा नाम रामलाल है। फिर उन्होंने कहा, रामलाल जी, देवकी नंदन अंकल जी कहाँ हैं? रामलाल ने घबराकर कहा, कौन देवकी नंदन साहिब? मैं तो उन्हें नहीं जानता। अमित ने एक लंबी सांस भरी, जैसे भीतर का कोई बवंडर दबा रहा हो। वही देवकी नंदन जी जो पहले यहां चाय बेचा करते थे, तुमसे पहले। रामलाल ने उनकी बातें सुनकर नजरें झुका ली। बोला, साहब वो तो 5 साल पहले यहां से अपने गांव लौट गए। तब से ये दुकान मैंने ही संभाली है। ये सुनते ही अमित के चेहरे पर जैसे किसी ने पुराने घाव कुरेद दिए हों। गांव? लेकिन क्यों? रामलाल बोले, कुछ कहकर तो नहीं गए? हाँ, इतना याद है, बहुत कमजोर हो गए थे, सूख कर कांटा हो गए थे। उन्होंने अपनी दुकान मुझे बहुत कम दामों में बेच दी और कहने लगे, अब ये शरीर साथ नहीं देता। ये सुनकर अमित की छाती के अंदर कुछ धड़क कर टूट गया। उसके अंदर की आत्मा उसे बार बार कह रही थी, कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी। अमित वहीं दुकान के पास रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। चेहरा ढीला छोड़ दिया, आंखें बंद की। रामलाल जी बोले, साहब चाय बना दूं? अमित ने धीरे से आंखें खोली। हाँ, 3 बना दो, एक मेरे लिए, एक ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड के लिए। कुर्सी पर सिर टिकाते ही अमित की आंखों में पुरानी गलियां तैरने लगीं। वही जगह थी, यही चाय की झोंपड़ी, वही लकड़ी की बेंच, वही कोने में रखा पुराना स्टोव, सब कुछ वही, बस देवकी नंदन अंकल जी नहीं थे। उस दिन की तस्वीर उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। 10 साल पहले का अमित, धूल से सने कपड़े, भूखा पेट, पसीने से गीला चेहरा। देवकी नंदन अंकल ने धीरे से पूछा था, क्या हुआ बेटा, बहुत दुखी लग रहा है, भूखा है? उसने आंखें पहुंची। हाँ अंकल, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब देवकी नंदन मुस्कुराए थे। पैसा मत देख बेटा, पेट देख पहले, मैं चाय बना देता हूँ, साथ में बिस्किट भी खा लेना। चाय बिस्किट के बाद भी वो वहीं बैठा रहा था। तब देवकी नंदन जी बेंच पर उसके पास आकर बैठे और उससे पूछने लगे, घर से भागकर आया है क्या? अमित ने भीगी आंखों से गर्दन हाँ में हिलाई। देवकी नंदन जी ने उसकी बात सुनकर प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। कहाँ है तेरा घर? अमित ने टूटे शब्दों में बताया, मेरे माँ बाप नहीं है अंकल, कुछ समय पहले गुजर गए थे। अब मैं अपने मामा मामी के पास रह रहा हूँ, पर वो लोग मुझसे काम कराना चाहते हैं। उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ अंकल, बस पढ़ना चाहता हूँ और पढ़कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही देवकी नंदन जी ने बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रख दिया और उससे बोले, कोई बात नहीं बेटा, तू कहाँ रहना चाहता है ये बता। तब वह बोला, अंकल मुझे रहने के लिए आसरा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। तब उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अब से ये दुकान नहीं, ये छत भी तेरी ही है, मेरे साथ रह ले। मैं अकेला रहता हूँ, गांव में मेरे बीवी बच्चे रहते हैं, तू मेरे साथ ही रहना और अपनी पढ़ाई करना। उस दिन से वो पराया बच्चा देवकी नंदन जी का बेटा बन गया। देवकी नंदन जी का एक पुराना किराए का कमरा, एक चारपाई, एक पुरानी पेटी और एक चूल्हा, इतना ही सामान था उनके पास। वहीं से अमित ने अपने सपनों की नींव रखी। ट्यूशन पढ़ाकर, चाय बेचकर, आधी रात तक लालटेन में किताबों को निहारते हुए देवकी नंदन ने कभी उसे पैसों की कमी नहीं पड़ने दी।
खुद 2 वक्त की चाय बेचकर उसका पेट भरते रहे। 3 साल बाद उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई। अमित ने सपना देखा था यूपीएससी का। उसने कहा, मुझे दिल्ली जाना होगा, तैयारी करनी होगी, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं दिल्ली के खर्चे को उठा सकूं। तब देवकीनंदन जी ने अपने बलबूते पर उसे दिल्ली भेजा और उन्होंने अपने एक दोस्त का पता भी उसे दिया। बोले, मैं तुझे अपने दोस्त का पता दे रहा हूं बेटा, वो कोई छोटा मोटा काम दिला देगा। तुझे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, और अगर दिक्कत आए तो चिट्ठी लिख देना, मैं हूं ना, घबराना मत। अमित ने देवकीनंदन जी के पांव पकड़ लिए थे। अंकल, अब आप ही मेरे माँ बाप हैं। मैं लौटूंगा, लेकिन तब तक नहीं लौटूंगा जब तक बड़ा आदमी ना बन जाऊं। उसके बाद 6 साल की मेहनत और दिन रात की तपस्या, और फिर एक दिन अमित शेखावत का नाम यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर आया। उसका सपना पूरा हुआ, अफसर बना, घर के पास पोस्टिंग भी मिली। सब कुछ होते हुए भी देवकीनंदन जी को वो बस में छोड़ने के बाद कभी चिट्ठी लिख ही नहीं पाया, न मिलने गया, और एक फोन तक भी नहीं कर पाया। वो दिल्ली जाने से पहले आखिरी बार देवकीनंदन जी ने उससे कहा था, तू अपने आप को अकेला मत समझना खुद को बेटा, तू ही मेरा बेटा है। अब गांव में तेरी माँ है, तेरी 2 बहनें हैं, संगीता और रुचि। वो राखी के दिन तुझे बहुत याद करती हैं। अमित ने बस यही कहा था, अंकल जी, मेरी माँ और बहनों से कहना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर ही लौटूंगा। अब रामलाल की आवाज से अमित की तंद्रा टूटी। रामलाल बोला, साहब चाय। अमित ने चाय का कप लिया। कुछ घूंट भरते ही उसके चेहरे पर आंसू उतर आए। आसपास खड़े लोग एक कलेक्टर को ऐसे चाय पीता देखकर हैरान थे। चाय खत्म करने के बाद अमित ने सरकारी गाड़ी लौटा दी और खुद एक किराए की गाड़ी लेकर गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। भीतर बस देवकीनंदन अंकल का चेहरा घूम रहा था। आखिरी बार बस के पास दौड़ते हुए वो बोले थे, तेरे बैग में टिफिन रख दिया है बेटा, भूख लगे तो खा लेना। अमित की आंखों में लंबे आंसू बहते रहे। फिर वह गांव पहुंचा और गांव में पूछते पाछते वह देवकीनंदन जी के घर पहुंचा। टूटी ईंटों की दीवार, पुराने 2 कमरे, आंगन में बंधी हुई गाय, संगीता बर्तन धो रही थी और रुचि सब्जी काट रही थी। देवकीनंदन जी की पत्नी लक्ष्मी देवी दूध निकाल रही थी। अमित बिना कुछ बोले आंगन में रखी हुई खाट पर बैठ गया। रुचि उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से उससे पूछा, देवकीनंदन अंकल जी कहाँ हैं? उसकी बातें सुनकर रुचि की आंखें झुक गईं। वो बोली, मेरे पापा को गुजरे हुए तो 4 बरस हो गए। यह बात सुनकर जैसे किसी ने अमित के चेहरे को और सीने को चाकू से घोंप दिया हो, उसे ऐसा लग रहा था। उसे लगा जिसे गले लगाना था वो तो अब मिट्टी में था। रुचि भागकर एक पुरानी फोटो उठाकर लाई। वो फोटो देवकीनंदन जी और अमित की थी। रुचि ने फोटो देखी और फिर उसे देखा और फिर एकदम से चीख पड़ी, अमित भैया। तुरंत उसकी बात सुनकर संगीता भी दौड़ी आई और दोनों बहनें भैया भैया कहकर अमित से लिपट गईं और रोने लगीं। इधर लक्ष्मी देवी ने दूध का लोटा हाथ में लिया हुआ था, जो उनकी बात सुनकर उनके हाथ से छूट गया और वो दौड़ती हुई आई। उन्हें देखकर अमित उनके पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया। माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तुझे आखिरी सांस तक याद करते रहे थे। माँ बोली, तेरे बाबूजी के जाने के बाद सब कुछ उल्टा हो गया बेटा। यहाँ देवर देवरानियाँ जमीन हड़पना चाहती हैं, कहती हैं तुम्हारी बेटियों की शादियाँ भी नहीं होने देंगे, और अब तो हमें धमकाते रहते हैं रोज। ये सुनकर अमित की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और बोला, अब मैं आ गया हूँ माँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। माँ ने पूछा, कोई काम करता है बेटा? क्या तू बड़ा आदमी बना? अमित मुस्कुराया, हाँ माँ, बना। तब वो बोली, कितना बड़ा? थानेदार से बड़ा? वो बोला, नहीं माँ, और बड़ा,
तो बोली, तहसीलदार से बड़ा? वो बोला, नहीं माँ, और बड़ा। उसने कहा, मैं कलेक्टर बन गया हूँ माँ। उसकी बात सुनकर रुचि चिल्लाई, माँ, भैया जिले के सबसे बड़े अफसर हैं। ये बात सुनकर माँ की आंखों में चमक लौट आई और बोली, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद वह अपने देवर के घर की दीवार से सटकर चीख कर बोली, सुनो राधा रमा, अब मेरी जमीन की तरफ आंख उठाई ना तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। तुम्हारा रिश्तेदार थानेदार होगा, पर मेरा बेटा तो कलेक्टर है। उनकी बात सुनकर देवरानियां और देवर घबरा गए। अब अमित के पास आई तो अमित ने अपनी पहली सैलरी माँ के चरणों में रख दी। उसके बाद वह अपनी माँ और बहनों को अपने साथ ले गया। उसने बहनों की शादी धूमधाम से की और उनसे अब हर साल राखी बंधवाता है। अब माँ भी उसके साथ ही रहती है और उसके लिए एक अच्छी सी जीवन साथी ढूंढ रही है ताकि उस आंगन में एक अच्छी सी मुस्कुराहट लौट सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अमित ने जो किया वो सही था या गलत, ये जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।